Okay, so we have Mr. Shivraj Gove. Gove, I think I'm pronouncing it out. With us, शिवराज का आई थिंक 4th सेमेस्टर है, तो 2019 पास आउट बैच का है। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, एंड स्पेसिफिकली क्योंकि शिवराज का रिजल्ट सीटी में अच्छा रहा, फाइनली उसको कॉलेज आईसीटी मुंबई मिला, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो केमिकल के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इवन काफी लोगों का मानना है कि केमिकल में तो वो आईटीज को भी बीट कर सकता है। इवन जो हमारे फर्स्ट बैच का एक स्टूडेंट था जिसको आईटी में केमिकल मिल रहा था, बट उसने फिर भी आईसीटी केमिकल लिया था। तो केमिकल के लिए आईसीटी मुंबई काफी फेमस इंस्टीट्यूट है, जिसमें शिवराज अभी पढ़ रहा है। और स्पेसिफिकली सीटी को कैसे हैंडल करना है उस पर अपन फोकस करेंगे। तो शिवराज अगर अपना कैमरा ऑन कर सके। ओके, ओके, तो कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? अभी तो ऑनलाइन है। अभी मतलब पहला हमने फिर भी एक साल तो लगभग एंजॉय कर ली थी लाइफ, तो हमें तो इतना इश्यू है नहीं। पर फ्रेशर से उन्हें उनकी तो मतलब उनका सारा ऑनलाइन चल रहा है, फेस्ट्स ऑनलाइन है सारा। तुम्हारा ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर तो हो गया था। हाँ, हमारा मतलब मिड सेम बचा था, सेकंड सेम से मतलब सेकंड सेम आधा बचा था। उसके बाद सारा ऑनलाइन। ऑनलाइन आने से एकदम ये पॉइंटर्स का मीडियन बढ़ गया है, ऊपर चला गया एकदम से। क्या बढ़ गया? मतलब पॉइंटर्स का जो बेस होता है, मतलब यूजुअली लेट से 8 सीजीपीए 60 को मिल रहा है, तो अब 8 सीजीपीए 95 को मिल रहा है, तो मतलब अचानक से जंप हो गया वो। और आई डोंट थिंक ये जंप नॉलेज बढ़ने की वजह से है। हाँ हाँ, नहीं ये जंप तो बस टेक्नोलॉजी अच्छे से हैंडल करने की वजह से कुछ। बट आई गेस 1 साल से ज्यादा ही हो गया आई गेस ऑनलाइन क्लासेस करते हुए, तो वो कैसे हैंडल हो रहा है? ऑनलाइन क्लासेस इतने अच्छे से तो हो नहीं रहा, क्योंकि क्लास में बैठते हैं तो सीधे टीचर से डर डर के तो कम से कम ध्यान दे देते हैं। पर अब ऑनलाइन में तो क्लास चालू छोड़ के कुछ भी कर लो। ब्रश करो, उठो, तैयार हो, फिर क्लास ज्वाइन होता है और क्लास खत्म हो जाता है। तो मतलब ऑनलाइन इतना ये नहीं है, अच्छा नहीं है। मतलब कंफर्ट है पर फायदा नहीं है। एजुकेशन के रिस्पेक्ट में काफी इश्यू हो जाता है। काफी। और मतलब ये तो सबका एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं सुन रहे हैं, वो सब भी 1 साल से इस चीज को फील कर रहे हैं। मतलब आई थिंक रीजन वही है कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, और जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है टीचर का कि वो बैठा हुआ है, कुछ भी तुम गलत गलत करोगे तो करेगा। और तुम अगर क्लास में बैठे हो और तुम पे ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा, तो थोड़ा पढ़ भी लोगे। टीचर के लिए भी ये ज़रा आसान हो गया है। उन्हें उन्हें अब क्लास में मॉनिटर करने से ज़्यादा पोर्शन पे ध्यान देने का मतलब ये मिल जाता है ना टाइम, तो फिर वो जल्दी-जल्दी पोर्शन खत्म कर देते हैं। तो इसलिए शायद से इसलिए भी लैग हो जाता है बच्चों का काफ़ी बार। मतलब हमारे केस में तो ऐसे ही हो रहा है, 1 सेमेस्टर का पोर्शन आधे सेमेस्टर में हो रहा है। नहीं तो खत्म हो फिर गई। हाँ, वही इसी वजह से। और तुम्हारे लेक्चर्स ऑनलाइन हो रहे, मतलब लाइव होते हैं या रिकॉर्डेड? लाइव होते हैं और उसे रिकॉर्ड भी करते हैं, क्योंकि लाइव में 20% ही पॉपुलेशन आती है। तो बाकी लोगों को फिर रिकॉर्डेड चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा कहते तो है कि हम विलेज एरिया से है, ये है, वो है, पर ऐसा यूजुअली उतना तो प्रॉब्लम है। मतलब उन्हें रिकॉर्डेड कन्वीनियंस के लिए चाहिए। हम्म ये भी कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पे जितने लोग भी हैं सारे लोग रिलेट कर सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास जब चल रही है लाइव, तब तो
करना बड़ा मुश्किल है, बाद में कर लेंगे, ये थॉट तो हमेशा ही रहता है। पर वो रिकॉर्डेड बाद में कभी होता नहीं। होता ये नहीं ये है ये। काफी इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। हाँ, ये आई थिंक रियलाइजेशन लोगों को लेट हुआ। एग्जाम मतलब के पहले रिलाइज होता है। हाँ, पर ठीक है, अब क्या ही हो सकता है, उसका कुछ इश्यू नहीं है। बट मतलब एक साल जो कॉलेज में रहा तू, आईसीटी ऑब्वियसली काफी अच्छा कॉलेज है, और तूने पहले काफी पढ़ सुन रखा होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट फिर भी अगर मैं पूछूं कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज जो कॉलेज में हुई जो तूने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एडमिशन ही एक्सपेक्टेड नहीं था। आईसीटी का नाम मैंने लिटरली वो जब फॉर्म फिलिंग होता है कॉलेजेस के लिए, मतलब जब हम सबमिट करते हो हाँ। कॉलेज लिस्ट, तब तक तो मुझे पता नहीं था। सिन्हा सर ने मुझे सजेस्ट किया एक बार आईसीटी ट्राई करो, और लकीली लग भी गया। तो मतलब जब तक वो फॉर्म फिलिंग का टाइम है तब तक तो मुझे आईसीटी का आइडिया ही नहीं था। तो ओह, ये काफी अनएक्सपेक्टेड। तो मतलब तेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आईसीटी में ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है। मैंने पढ़ा था कि काफी पढ़ाकू लोग होते हैं, ये रिसर्च वगैरह ओरिएंटेड है, पर मतलब उतना कुछ लगा नहीं आईसीटी जाने के बाद। हाँ। पर अब जैसे-जैसे मतलब ये केमिकल इंजीनियरिंग में करियर उस टाइप का है कि अगर आपको अच्छा कुछ करना है, तो आपको रिसर्च करना है या फिर अपना यूजुअल एमबी। तो मतलब अगर केमिकल इंजीनियरिंग करना है तो रिसर्च बेस्ड, मतलब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट चाहिए काफ़ी। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, क्योंकि वही कोर कोर ब्रांच है, अगर उसमें ही काम करना है तो नॉलेज तो जरूरी है ही। हाँ, और ये आईसीटी ऐसा मतलब आईआईटीज़ में काफ़ी प्रोग्रामिंग वगैरह ये हो जाता है, तो उससे नॉन कोर में जाना आसान होता है। पर हम्म। आईसीटी कोर पे बहुत फोकस करता है, तो उसके तो सेमेस्टर्स में। वो फेमस ही कॉलेज उसके लिए है, तो वो केमिकल इंजीनियरिंग पे ही सब फोकस करेगा। पता है, और तुम, मुझे लग रहा था कि मतलब तेरा तेरे दिमाग में होगा कि आईसीटी जाना है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट था जिसका टारगेट ही था कि आईसीटी जाना है, तो हाँ, एक्चुअली मुझे इससे जोशा से केमिकल इंजीनियरिंग का मिला सीट। तो हम्म। फिर सर ने बोला आईसीटी भी ट्राई करते, क्योंकि आईसीटी बेटर है केमिकल इंजीनियरिंग। तो तो फिर जोसा मैंने से क्या मिल रहा था तेरे को? एनआईटी नागपुर का केमिकल। एनआईटी नागपुर केमिकल मिल रहा था। ओके, मेरी तो स्टार्ट हाँ, मेरे को एग्जैक्टली exactly सारा रिजल्ट तेरा याद नहीं, तो तेरा जेई मेंस में क्या रहा था? 98.3 या 4 ऐसा कुछ ये था रहा था। सेकंड का, और फर्स्ट का 97.9। और फिर एडवांस में एडवांस में मेरी शायद से रैंक 3000 के कुछ तो थी, मतलब इतना क्लियर। कैटेगरी में, हाँ कैट और फिर सीटी में सीईटी में 99.1। परसेंटाइल, तो 99.1। और मतलब तूने मार्क्स अगर ज्वाइन किए हो तो कितने मार्क्स? 165। तो 165 पे अराउंड 99.1 मिल जाता है, और आईसीटी मिल जाता है स्पेसिफिकली। हाँ हाँ। सर, पर मुझे एक बहुत मजे की बात पता चली कि अगर आपने पीसीएमबी लिया तो आपका परसेंटाइल ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। क्या लिया? पीसीएमबी लिया तो सीईटी के लिए, कैसे? क्योंकि पीसीएमबी में मुझे बाद में पता चला कि आपको चॉइस होती है, या तो एम करना है या तो बी करना है। पर वो पेपर तो सेपरेट होते हैं ना। मेरा एक दोस्त है आईसीटी में, उसे 98 पॉइंट कुछ तो परसेंटाइल है सीईटी में, पर उसके मार्क्स 135 है। और मैंने उससे पूछा ऐसे कैसे हुआ, तो उसने बोला उसने पीसीएमबी लिया था और उसमें सिर्फ पीसीएम अटेम्प्ट किया। तो वो कैसे करता है, पीसीएम का परसेंटाइल अलग निकलता है, पीसीबी का अलग निकलता है, हम्म। सीईटी का, हम्म। पीसीएमबी वालों का। तो उसमें कम लोग होते हैं, इसलिए पीसीएम का परसेंटाइल अपने आप बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए अगर मतलब आपको ऐसा करना हो तो फिर पीसीएमबी लेके पीसीएम में अटेम्प्ट कर देना, तो उससे अच्छा ये परसेंटाइल तो आता ये तो सिस्टम में होल है। हाँ, पता चल गया। फ्लॉ है एकदम बड़ा। और मुझे बट भी आई ये। डोंट नो ये अभी भी वो इसको आइडेंटिफाई कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। हाँ, और सर अगर मतलब सभी को ये पता चल गया तो वापस इश्यू हो जाएगा।
या फिर नहीं पता चलेगा ना। हाँ, फिर उल्टा परसेंटाइल गिर जाएगा। पर मेरे टाइम तो ये हुआ था कम से कम कि और आई थिंक तुम्हारा फर्स्ट टाइम था जब उनने परसेंटाइल परसेंटाइल इंट्रोड्यूस आया। की थी, तो हाँ, आई थिंक वो वही है कि वो फर्स्ट टाइम उनको रियलाइज नहीं हुआ कि ऐसा काम हो सकता है, कुछ तो कुछ लोगों को लोगों को रियलाइज फायदा हो होगा। गया। ओके। तो कॉलेज लाइफ का, हाँ, कॉलेज लाइफ का एक अनएक्सपेक्टेड थिंग जो हुई, जो तूने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हाँ, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये था कि मुझे लगा था कॉलेज लाइफ एकदम ऐसे स्मूथली चला जाएगा। क्या मतलब क्या? स्मूथ होगा कॉलेज लाइफ, ऐसा ज़्यादा रफ नहीं होगा। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मार्क्स आएँगे, सारा स्मूथली निकल जाएगा। पर वैसा कुछ है नहीं कॉलेज लाइफ इतना स्मूथ, पढ़ना क्योंकि तो पड़ा। हाँ, पढ़ना तो पड़ा, पर ये क्या कह सकते हैं कि मतलब एकदम शेड्यूल से बाहर चले जाते हैं ना, कि खुद से उठो, खुद से मतलब सारा खुद पे हो जाता है, तो फिर वो मतलब मैं तो सोता ही 3-4 बजे था और फिर सुबह 7 बजे कॉलेज। तो फिर उसमें काफ़ी मतलब ये हो गया था, प्रॉब्लम हो गया। और फिर मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, जैसे कि एक बार एक छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मतलब मुझे अच्छा खासा लग गया था। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा मुझे, पर हो गया। अच्छा, मतलब फिर बाइक वगैरह से? नहीं, नहीं, नहीं सर, वो ज़रा पुराना कॉलेज है, तो बिल्डिंग वगैरह पुरानी है, तो उसकी काँच भी पुरानी थी, तो वो काँच टूट गई और हाथ में पड़ी थी। हो हो। अब उधर तो कुछ इश्यू नहीं हुआ, पर फिर घर को कॉल किया तब बहुत प्रॉब्लम हुआ। घर से हाँ, काफ़ी ओके, ये भी सही है। कॉलेज में कुछ लगे ना तो फिर क्या फायदा, कुछ तो तोड़ फोड़ करनी चाहिए। पर उससे मैं काफ़ी जल्दी फेमस हो गया। मतलब मैं पूरे फ्रेशर्स में और कॉलेज में जल्दी पता चल गया, एक बच्चा है जिसका हाथ कट गया कॉलेज में आते-आते। हाँ, तो मतलब अगर हम प्रिपरेशन टाइम पे आए तो मतलब क्या लगता है कि तेरे लिए क्या चीजें वर्क करी? बीटी का होमवर्क करना काफ़ी हाँ। फ़ायदे बीटी का होमवर्क है ना, मतलब मैंने पूरा तो कभी किया नहीं, पर मैंने जितना क्लोज़ली फ़ॉलो किया और ट्रैक रखा उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो क्योंकि जब एट द एंड खुद पे करने का आता है तो हो नहीं पाता। कोई तो चाहिए जो ऐसा ओवरव्यू रखे, कि ध्यान रखे क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। तो हम्म। मतलब जो आपने और एक काफ़ी अच्छा था वो था कि लास्ट के 2 महीने शायद से आपने टॉपिक वाइज़ रिवीजन लिया था हर एक, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। मैं जो जो तूने बोला वही प्रॉब्लम है, ये सारे लोग यहाँ बैठे हैं इनको भी मेन प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो गई है कि कोई डांटने वाला नहीं है कि तो काम नहीं करके ला रहा, क्यों नहीं करके ला रहा, कोई देखने वाला नहीं है। तो अब जैसे ये सारे लोग जो बैठे हैं ये स्पेशल ग्रुप के लोग हैं जिनका मैं हर संडे सेशन लेता हूँ, और क्योंकि ऑनलाइन में वो प्रॉब्लम चल रही है कि इनसे मुलाकात नहीं हो रही, तो कुछ तो तरीका रहे कि मिलते रहे। अब इनका काम है कि ये डेली मुझे मैसेज करें कि इनने क्या किया और नेक्स्ट डे क्या करेंगे। बट फिर से मैं क्योंकि डांट नहीं सकता तो करते नहीं है। बट अब मतलब ये वही मेरा मेरा भी थॉट था कि किसी तरीके से तो थोड़ा पुश रहे कि सर पूछेंगे तो मैं कर लूं। बट वही है कि अब नहीं कर रहे तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना। अब मैं इंडिविजुअली एक एक लोगों को बैठ के डांट लगाऊं फोन पे तो वो भी नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए फिर वो उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा। तो मेन प्रॉब्लम जो मुझे रियलाइज हुई है कि ऑनलाइन में पढ़ाई पढ़ाई ठीक है, मतलब ठीक, टीचर ठीक पढ़ा रहा होता है, सब बढ़िया चल रहा है। मेन जो प्रॉब्लम हो जाती है वो है एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की, कि कोई ऊपर देखने वाला नहीं है कि काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। और फिर इस एज पे लगता है कि अभी नहीं, कल कर लेंगे, अभी रिकॉर्डेड, अभी ऑन लाइव नहीं देखते हैं, रिकॉर्डेड देख लेंगे, तो फिर वो बाद में कर लेंगे वाला थॉट आता रहता है और
वो फिर कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। मैं बहुत भारी जब एग्जाम पास आने के हाँ एग्जाम पास आने के बाद तो वो बाद में एकदम ऐसा रिग्रेटफुल होता है। हाँ, मतलब वो सबसे बड़ी इश्यू लगा है मुझे। लास्ट के टाइम में तूने क्या किया या तुम्हारे ग्रुप ने क्या किया लास्ट बिल्कुल एग्जाम के टाइम पे? मुझे तो लगता है कि हमारा ग्रुप ने लास्ट में जो कुछ किया वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप का रिजल्ट एकदम कम आ गया था। मतलब क्योंकि हम में से कोई भी अंडर 1000 या 500 नहीं आया, पर ऐसा मैं जब एंटर किया था 11 में, तब मुझे लगा था कि 2-3 तो आएंगे कम से कम अंडर 1000। पर मतलब मेरे हिसाब से तो शायद से हमने ये किया जाए, मतलब हम बीटी में 6 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व करते थे, पर वो 6 घंटे सॉल्व करने के बाद क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, पेपर वो का एनालिसिस नहीं होता था। एनालिसिस मतलब इफेक्टिवली नहीं होता होगा। मतलब वो सवाल के लिए हो गया, पर वो पैटर्न होता है ना, मतलब वो सवाल जरा शेप बदल के आ गया तो वो गलत हो जाता है। तो हम्म। शायद से उधर गलती हो गई, क्योंकि मतलब हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे थे, पर जो गलत हो रहा था वो गलत ही हो रहा था, उसी वजह से वो बेसिकली वो इम्प्रूवमेंट क्रिएट नहीं हुआ कि जो क्वेश्चन गलत हुए उनको हम करेक्ट कर सकें। आई गेस पेपर एनालिसिस वाला पार्ट ठीक से नहीं हो पाया। और शायद से हमने नारायणा के पेपर सॉल्व किए थे, जो काफ़ी आसान थे जीके एडवांस की तरह। तो हम्म। हमें मुझे लगता है ज़रा काफ़ी हार्ड ऐसे सिंगल डिजिट मार्क आने चाहिए उस टाइप के कोई पेपर करने, क्योंकि हमें इधर 50% प्लस जा रहा था इस पर एडवांस। बट अगर ऐसा कोई पेपर आ जाए जिसमें सिंगल डिजिट मार्क्स आ रहे हैं, फिर वो कॉन्फिडेंस पे क्या इफेक्ट करता है? कॉन्फिडेंस कम होगा, पर फिर करना तो है, कोप अप करना। लाइक मतलब एज ए टीचर मैं बताऊं कि तुम्हें अभी लग रहा है कि हमने सिंपल पेपर सॉल्व किए, बट हमें चीज को बहुत मैनेज करके देखना पड़ता है कि पेपर इतना डिफिकल्ट ना डाल दें कि तुम अपने सेल्फ क्वेश्चन मोड में चले जाओ, और जो बहुत जल्दी हो जाता है कि सर 20% नंबर आए हैं, अब कहाँ 20% पे कुछ होगा। तो एट द एंड ये इंश्योर करते रहना पड़ता है कि कंसिस्टेंटली लोगों के 40% से ज्यादा मार्क्स आते रहे, कि उनको कॉन्फिडेंस बना रहे। पर हाँ, मतलब वो भी है, मतलब वो दोनों इक्वल है, मतलब फैक्टर्स ऐसा कह नहीं सकते कि एक से ज़्यादा दूसरा। हाँ, वही उसको फाइन ट्यून काफी करके रखना पड़ता है। तो फिर मेरे हिसाब से ऐसे पीरियोडिकली पेपर सॉल्व कर ले लेना चाहिए एंड में, ऐसा एकदम बंच में लेके सॉल्व करने से अच्छा पीरियोडिकली करेंगे तो अपने आप की कितनी औकात है, क्या होगा वो पता रहता है। तो फिर एट द एंड इतना इश्यू ओके। सीटी के लिए तूने स्पेसिफिकली क्या किया? कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं किया? कुछ भी नहीं। मैंने 2 पेपर सॉल्व किए जो बीटी में हुए मतलब और फिर मेनली मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन करते रहो तो सीटी हो जाएगा वही। हाँ, एडवांस की भी नहीं, सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन में। और अगर मतलब ऐसा एंश्योर करना है सीटी अच्छा चाहिए तो फिर स्टेट बोर्ड की किताब पढ़, वो भी इतना मुश्किल तो क्या कर ले? स्टेट बोर्ड की किताब अगर पढ़ ली है एक बुक बार पढ़ तो ले। भी हो जाएगा। मतलब हम्म। फिजिक्स और मैथ्स तो आउट ऑफ आउट आ सकते हैं, केमिस्ट्री में जा जाके 20 जाएंगे। हम्म। तो वो ऐसा बफर टाइप है, फिजिक्स तो केमिस्ट्री संभाल लेता है, फिजिक्स मैथ्स संभाल लेता हम्म। और स्पेसिफिकली अगर सब्जेक्ट वाइज मैं पूछूं कि फिजिक्स के लिए क्या किया जाए, और स्पेसिफिकली जो लोग अभी हैं साथ में जिनके पास मतलब थोड़ा अनसर्टेन है, बट लेट्स से 3 महीने हैं, तो लास्ट के 3 महीने में जब सिलेबस खत्म हो चुका है, तो क्या स्ट्रेटजी रहे पेपर स्पेसिफिक, मेंस के लिए भी सीटी के लिए? है। मैंने मेंस और सीटी दोनों में मैं मैथ्स फर्स्ट अटेम्प्ट करता था, और फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव होता है उसमें, इनऑर्गेनिक तो एक मेजर पार्ट ऐसे ही देख देख के हो जाता हम्म। है। तो और मैं यूजुअली ये करता था कि ऐसे
मैं कभी ऐसे सीरियली सॉल्व नहीं किया पेपर में। तो पूरे पेपर से एक एक बार देख लेता था और फिर जो ऑप्शन से हो जाते थे, ऐसे मतलब जो भी ऐसे अंडर मिनट होते थे वो पहले हम्म, करता था। फिर इसलिए मेरा ऐसा कभी हुआ नहीं कि पेपर बाद में देखा और पता चला ये सवाल तो आता था। हम्म। जो मेरे मार्क्स मिलते थे वो मैक्सिमाइज्ड रहते थे उस सिचुएशन के हिसाब से। तो वो एक ध्यान रखना चाहिए कि कि कभी भी पेपर ऐसा कंप्लीट हो। पेपर कंप्लीट हुआ और ऐसा रिग्रेट ना रहे कि यार मेरे वो आता था पर वो देखा ही नहीं। हम्म। और मेरे हिसाब से ये मैथ्स के ना काफ़ी सारे छोटे-छोटे सवाल रहते हैं, तो उनकी आइडिया रहनी चाहिए कि ये देख के पता चलना चाहिए। इंटीग्रेशन के काफ़ी सवाल रहते हैं जो बहुत छोटे रहते हैं, हम्म। पर हम लगे रहते हैं बड़े-बड़े इंटीग्रेशंस करने में। मतलब वैसे एक तो रहेंगे टॉपिक्स, वो छोटे रहते हैं तो उनमें टाइम वेस्ट ना नहीं हम्म। होना चाहिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए? फिजिक्स के लिए भी मैंने वैसे ही एक प्रायोरिटी टाइप शीट बना के रखी थी मेरे पास कि मैं देखता था कि अगर इस टॉपिक का सवाल आए तो जल्दी से अटेम्प्ट करना है, इसका है तो इसे इग्नोर करके आगे का देखना है, ताकि मतलब इसे बनाई नहीं थी पर मेरे दिमाग में थी। 2 साल प्रैक्टिस करते-करते आइडिया आ चुका था कि मुझे कौन-सा टॉपिक वीक है, कौन-सा क्योंकि जब पेपर देना है तब तो टाइम ही हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और कुछ करने का नहीं होता। और और केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के लिए? केमिस्ट्री के लिए अ, केमिस्ट्री के लिए मेरे पास हमेशा 30 मिनट बचता है। तो क्या था? मैं 30 मिनट आखिरी के 30 मिनट ही मैं केमिस्ट्री करता अच्छा। था। फिज़िक्स आसान हो, हार्ड हो, मैं वो दोनों सब्जेक्ट 1.5 घंटे खींचता था कुछ भी, क्योंकि हम्म। केमिस्ट्री का मुझे इतना फ़र्क पड़ता नहीं था 12th पर अब केमिस्ट्री ही करना पर मतलब मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि केमिस्ट्री एंड में करना है, केमिस्ट्री में पास होना है मुझे, इतना ही था। पर फिर मुझे आ जाता था लकी पर ये पेपर से ज़्यादा अभी 3 महीने अगर टाइम है तो मैं कहूँगा कि एक बार ऐसा रिविज़िट करके ऑनेस्टली खुद से ये करें कि क्या आता है, क्या नहीं आता है। हम्म। वो शायद से करते नहीं है काफ़ी लोग। अब तो वही तुमको भी हमने एक शीट दी थी क्या जिसमें सारे टॉपिक्स थे और तुम्हें देखना था कि क्या आता है क्या नहीं आता है और तुम जो नहीं आता है उस पे ऐसा फोकस नहीं कर था पर सको? सर आपने वो एक सेशन लिया था 1 महीने का बीटी में बैठ के करने का। किसका? 1 महीने आपने बीटी में हमें बिठवा के किया था एक सेशन वो नए वाले क्लासरूम में। हम्म। जिसमें हम सब 1 महीने बैठते थे, आप दिया हुआ काम करते थे पीटी का। तो वो सेशन ने भी काफ़ी हेल्प किया एक्चुअली हम्म। क्योंकि घर पे तो पढ़ते हैं तो मतलब हम खुद में ऐसा ध्यान रहता है, हमें आइडिया नहीं होता कौन कितना पढ़ रहा है, हम्म। हमारी स्पीड कितनी चाहिए। तो वो एक-दूसरे को देख के पता चला कि अच्छा इसकी स्पीड ऐसी है तो मुझे भी बढ़ानी है। वो हम्म। एक सेशन काफ़ी हेल्प बट मतलब जैसे अभी ये ऑप्शन थोड़ा पॉसिबल नहीं है, हाँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी तुम कॉलेज के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हो? मतलब ऑब्वियसली सब अपने घर घर पे बैठे हुए हैं, तो जो ग्रुप स्टडी कॉलेज में होती है वो तुम लोग अभी कैसे कर पाते हो? ग्रुप स्टडी तो नहीं हो पाती है। कि हम तो बस अब किताबें पीडीएफ्स पढ़-पढ़ के जितना आता है उतना पढ़ते हैं। बट ग्रुप स्टडी जैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अब मतलब सिर्फ कॉलेज मतलब सबके टाइमिंग ही मैच नहीं हो पाते, काफ़ी लोग बिज़ी रहते हैं। सब अब घर पे है तो घर के काम हम्म। वो मैच नहीं होता तो इसलिए ग्रुप स्टडीज़ जो 2 साल थे उसमें एंजॉयमेंट के लिए क्या किया? 11th-12th में। हाँ। हाँ, तो मतलब ऐसा क्योंकि मुझे इतना तो रियलाइज़ हो गया कि अगर पढ़ाई पेंडिंग हो तो कितना भी एन्जॉय कर लो वो एक बात पीछे रहती है कि पढ़ाई बची है या फिर तेरे हम्म। मार्क्स कम आ रहे हैं, तो फिर वो एन्जॉय हो नहीं। तो इसीलिए मतलब अगर मेरी जैसे यूजुअली पढ़ाई बैकलॉग रहता था मेरा मतलब प्लानिंग के पीछे रहता था, तो इसलिए मैं जो कुछ करता था मैं
खेलने जाओ या फिर काफ़ी सारी चीज़ें करो, पर उसके पीछे ऐसे ट्रूली ऐसा एन्जॉय नहीं हो पाता था। तो अगर एन्जॉय करना है तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट पूरा करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और फिर ओके। उसके बाद मुझे काफ़ी मतलब अ, मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मेरे अ, नेबर्स काफ़ी सारे बच्चे हैं मेरे, तो मेरा तो खेलने में, बातें करने में, घूमने में निकल जाता है। मतलब हम्म। काफ़ी लोग अब बंगलोज़ में वगैरह रहते हैं, तो यूट्यूब या नेटफ्लिक्स ऐसे कुछ कर सकते हैं। क्या, मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं पाया। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स मतलब ऐसी चीज़ें ही कर सकते हैं ना, आप अकेले बैठ के तो काफ़ी तो मतलब लास्ट एडवाइस अगर तू कुछ देना चाहे इन लोगों को तो क्या होगी? कि अपना गोल हमेशा कंफर्म रखो। ऐसा एट द एंड तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पक्का यही करना है, पक्का यही करना है। क्योंकि अगर तुम श्योर नहीं हो तो फिर तुम 100% नहीं दे पाओगे, और वो उधर जेईई में काफ़ी मैटर करता है कि तुम ऐसा पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे, कि पूरा ध्यान रहे पेपर देते वक़्त। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, मैं मैथ्स से स्टार्ट करता था और मैथ्स के पेपर बहुत खराब थे हमारे टाइम पे। हम्म। तो फर्स्ट सवाल नहीं आया, सेकंड नहीं आया, थर्ड नहीं आया। तो उसके ऐसे उधर ही ऐसा लाइफ चॉइसेस आप सोचने लगते हो, मैंने इतना टाइम पास क्यों किया पहले, मैंने ये क्यों किया, तो उस फेज में ना जाए और फिर ध्यान रखे कि ये नहीं आया तो कुछ और कर लेते हैं, ऐसा मतलब वो इमोशनली स्टेबल रहना चाहिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगेन आपको पता होना चाहिए आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, जहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। और काफ़ी बार ऐसा एक आधा फिज़िक्स का काफ़ी अच्छा सवाल आता है, मतलब डेरिवेशन टाइप आता है, तो पता है आएगा, पर वो उसको 4 ही मार्क मिलेंगे और 10 मिलेंगे। तो वो ट्रैप टाइप है, उससे दूर रहें। कुछ उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जिनको छोड़ दो ही तो बढ़िया है। हाँ, मतलब वो हम एचसी वर्मा टाइप होते हैं या फिर सब्जेक्टिव से गेज के, जो ऐसा सैटिस्फैक्शन मिलता है करने के बाद, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म। और बेसिकली भाई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आगे बढ़ते रहो, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आगे बढ़ते आगे रहो, बढ़ते और मतलब वो कभी ऐसा मिस नहीं। सोचो भी ना कि आगे का आएगा, नहीं आएगा। मतलब ऐसा प्योर प्रोफेशनल एटीट्यूड, ये नहीं है आगे का देखो ऐसे। यहाँ काफी लोग सेल्फ डाउट में होंगे तो मैं ये क्वेश्चन सबसे पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट जेई देने से पहले तुझे लगा कि तेरी परसेंटाइल 97 98 आने वाली है? कभी भी लगा? जब मैंने पहली बार मतलब फुल टेस्ट दी तो मेरा स्कोर 100 के आसपास है। 100 के आसपास? 100 के आसपास है, तो तब तो मैं पैनिक मोड में गया। मैं बारली पास हो रहा था और कुछ कट ऑफ से तो पास भी नहीं हो रहा था। हम्म। फिर मैंने 1 महीना ऐसा मतलब ऐसा बहुत पढ़ा, 1 महीना, सिर्फ़ 1 महीना, वो दिसंबर से जैन वाला, उसमें मैंने काफ़ी पढ़ा। मतलब वो 1 महीने में मैंने 2 साल से ज़्यादा पढ़ा होगा ऐसा, क्योंकि मैं काफ़ी डर गया, मुझे लगा क्लियर ही नहीं हुआ तो क्या करें? पर फिर भी मुझे 97.9 एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा 95 आएगा, पर 97.9 आ गया। नहीं था। मैंने एक्सपेक्ट बात तो अभी लगता है कि 2 साल जो मेहनत करी वो वर्थ थी? हाँ, एट द एंड कॉलेज में लिया वर्थ ही। पर मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी बार अभी ये सब छोटे हैं, मैं भी मतलब अभी बड़ा नहीं हूँ, पर मैं उस टाइम ज़रा ज़्यादा छोटा था, तो मतलब रियलाइज़ नहीं होता कितना इम्पोर्टेंट टाइम है, हम्म। कितना कितना आगे जाके इफ़ेक्ट करेगा, कि मतलब एट द एंड ऐसा, मैं अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर किसी काफ़ी कम लोगों को जो कॉलेज चाहिए वो नहीं, वो मिलता है। मतलब मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द लोगों को जो मिल जाता है उसे चलाना पड़ता है। तो फिर सारे एकदम अभी जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो सारे अचानक से ये होने से अच्छा है अभी से पढ़ाई चालू पढ़ लो। करें। और मैं और फिर उस 1 महीने पे वापस आना चाहूंगा कि जो तूने दिसंबर से जनवरी की, वो आई थिंक वो महीना था जब रिवीजन हो रहा था। रिवीजन हाँ। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको भी यही है कि वो 1 महीने में तेरी काफी प्रोग्रेस हो गई क्योंकि तूने अच्छी तरह बैठ के रिवीजन कर डाला। तो 1 महीना भी काफी बड़ा टाइम है अगर हम ठीक से रिवीजन कर डालें बैठ के तो। आसानी से 1 महीने में, क्योंकि
जेई को ऐसा मतलब दिखाते हैं लोग कि फिजिक्स 30, मैथ्स 40, केमिस्ट्री 40 चैप्टर, 110 चैप्टर कहाँ, पर 110 आते ही नहीं है, 20-25 चैप्टर आते हैं मेजर। हम्म बाकी के आते हैं, पर बाकी के ऐसे जनरल नॉलेज टाइप हो जाते हैं। आप 2 साल आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कुछ ऐसा पता चल जाता है, हम्म छोटी-मोटी चीज़ें। तो आपको बैठ के सॉर्ट करना पड़ता है ध्यान से कि मुझे इसका पढ़ना है, इसका नहीं पढ़ना। वो हम्म 1 महीने में मैंने पहले 3-4 दिन तो मैंने अच्छे से सॉर्ट किया मुझे क्या पढ़ना है। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, हम्म क्योंकि वो हार्ड है और उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सवाल है। वो 3 सवाल छोड़ दिए तो फिर बाकी तो मतलब उसमें टाइम मेरा 3 से 4 चैप्टर का जाएगा और हम्म आएँगे 3 से 4 सवाल। तो मतलब वैसे आप भी सॉर्ट कर सकते हो बैठ के कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं। हाँ, और ये थॉट भी, ये तो सही बात कर रहा है कि ये थॉट कि सब कुछ आना चाहिए तभी अच्छा रिजल्ट आएगा, ये भी नहीं है। बहुत चीजें नहीं, तुम हाँ, गायब करके भी बढ़िया रिजल्ट ला सकते डेड वेट टाइप है काफ़ी सारे सब्जेक्ट, जैसे फेंक देने की हो। उन्हें पढ़ना मतलब सीख लो, पर एट द एंड तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि सारा रिविज़न करो एकदम सब प्रॉपर। हम्म जो तुम्हें इम्पोर्टेंट पर है। जो आता है वो अच्छी तरह कर लो। हाँ, सही है। तो मेरा क्वेश्चन तो खत्म हो गए। जो भी लोग हैं, कुछ भी अगर तुम्हें डाउट है, तुम्हें कुछ पूछना है तो। हेलो। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुछ अलग किया था ऐसा? एडवाइस करना चाहोगे कुछ? हमें संजय सर थे और उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया था ऑर्गेनिक का। तो मतलब हमें 4-5 महीना ऑर्गेनिक किया था। तो हाँ, मैंने वो एक बुक थी, मुझे उसका नाम याद एन के अवस्थी शायद से, अवस्थी एनएस या अवस्थी। हाँ, हाँ, उसी की सीरीज़ में उसकी फिज़िकल की, इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की है। तो मैंने तीनों ली हुई थी, मैंने तीनों सॉल्व की और उसका ऑर्गेनिक में मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, तो उससे उससे मतलब मैं प्रिपेयर्ड था कि बुरे से बुरे सवाल देखने के। तो इस वजह से मतलब ऐसा मैं भी सरप्राइज़ नहीं था पेपर में, यार ये हार्ड है, ये तो देखा ही। मतलब ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री के लिए इन जनरल, तो ये क्या लगता है कि बैठ के थ्योरी पढ़ते रहना बेटर है, या क्वेश्चन सॉल्व सवाल कर लिए जाए क्वेश्चन तो क्वेश्चन बढ़िया है? क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन बैठ के सॉल्व किया जाए। हाँ, क्योंकि थियरी का कैसा है कि आप पढ़ो और वो आए या ना आए कहना मुश्किल है, पर क्वेश्चन से आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है और एक बार सॉल्व कर ले तो बाद में याद आ जाता है कि ये ऐसे। हम्म मैं भी तो कभी भी इवन क्वेश्चन, थ्योरी याद रखने के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। हाँ, क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी बार तो सब्जेक्ट टॉपिक आसान है कि नहीं उसके क्वेश्चन देख के पता चलता है। हम्म टॉपिक में ज़्यादा ये करने से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी बेटर। हाँ, ओके। और कोई? कोई क्वेश्चन नहीं? पेपर शर्मा के किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। पेपर पेपर डेली करना था क्या, अल्टरनेट डे? वो तुम्हारे रिवीजन पे, कितना रिवीजन। अगर रिवीजन में कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेपर सॉल्व करने से कुछ फ़र्क नहीं है। मतलब कम मार्क्स आएँगे, बुरा लगेगा। तो अगर रिवीजन अच्छे से हो रहा है तो सॉल्व करो, वरना वापस रिवीजन पे आओ। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त थे जो जिन्होंने ऐसा रिवीजन करना छोड़ दिया और पेपर सॉल्व नहीं किया। पर मतलब पेपर सॉल्व करने से नॉलेज नहीं बढ़ेगा, प्रॉब्लम है। मतलब एक बार आपको मतलब बढ़ता है, अगर एनालिसिस करोगे तो बढ़ेगा। तो पेपर सॉल्विंग से तो कुछ नहीं और उसमें क्या क्या करना रिवीजन में? है। रिवीजन में आपका सब्जेक्ट कौन-सा वीक है? आप वो बताओ। क्या? आपका कौन-सा टॉपिक वीक है आपके हिसाब से? वे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स मेरा भी नहीं था। तो वेव ऑप्टिक्स के लिए मैंने एचसी वर्मा पूरी एक बार सॉल्व की थी और उसके बाद मतलब एचसीवी भी एक बार सॉल्व करने से इतना मतलब हेल्प हो जाती है काफ़ी, पर फिर अ,
वो HCV सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इतना हेल्प नहीं होता था। तो फिर HC मेरे हिसाब से मैंने सिंगेज के सॉल्व किए थे, उसके बाद काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। सॉल्व एग्जांपल्स करने से काफी फायदा हुआ। हाँ, और रिवीजन का एक क्विक मेथड ये भी है कि आप सॉल्व एग्जांपल से गो थ्रू करें, तो उससे आपको जल्दी-जल्दी क्वेश्चन का जिस्ट पता चल जाता है, तो आपको सॉल्व करना नहीं पड़ता और आपको आइडिया आ जाता है कैसे सॉल्व करना है। तो अगर मतलब ऐसा सॉल्विंग में प्रॉब्लम है तो सॉल्व एग्जांपल से गो थ्रू करें। मतलब सॉल्व एग्जांपल से एटलीस्ट अप्रोच पता चल जाएगी कि कुछ क्वेश्चन में क्या लगानी है, बट आई थिंक उसको नॉलेज से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इन द एंड तुम्हें खुद से क्वेश्चन अनसॉल्व तो सॉल्व करने ही पड़ेगा। मतलब सॉल्व एग्जांपल जुगाड़ टाइप है कि उस टाइप का क्वेश्चन आ गया लकी तो वो होगा। उतना ही होगा। और कोई? सर अभी आप और सिन्हा सर ही होते हैं और मैथ्स और फिजिक्स या कोई और सिखा रहे हैं? अभी टीम तो बड़ी हो गई है। तुम्हारे नहीं टाइम पर तक इनके कौन था? विकास सर थे। नहीं सर, पर इनके लिए स्पेसिफिक हाँ इस बैच के लिए कौन है मैथ्स और फिजिक्स? आप तो नहीं हो। नहीं, हाँ हमने ही पढ़ा है। मैथ आई थिंक एक और सर ने पढ़ाया, फिजिक्स तो मैंने पढ़ाया पूरा लगभग। और केमिस्ट्री के लिए शायद से संजय सर तो अब नहीं है शायद से इस तरह। अभी नहीं है, बट आई थिंक इनका मेजर पोर्शन तो संजय सर ने कंप्लीट कराया। अच्छा, सेम ही। इस बैच का तो एटलीस्ट मेजर पोर्शन संजय सर ने कवर करा। तो इनको फिजिकल केमिस्ट्री कैसा चलता है? आसान है, हार्ड है, कैसे मतलब? ये तो इनको ही पता होगा। हाँ, मुझे डिफिकल्ट लगता है। सुना ही नहीं दिया। डिफिकल्ट लगता है इसको। हाँ, और बीटी पुणे के टेस्ट में क्या रैंकिंग आती है आप लोगों को? मतलब ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस आता है रैंकिंग देख के या कॉन्फिडेंस नहीं आता? कम आते मार्क्स उसमें। अच्छा, मतलब ऐसे टॉप 10 में कोई आता है बैच में? नहीं है इनके बैच में, बट आई थिंक वो लोग है नहीं। बट हाँ, मतलब इस क्वेश्चन को ही मैं पूछना चाहता कि तेरी बीटी पुणे रैंकिंग बेस्ट कितनी आई? 70 या 75? 70। और शायद मैंने टॉप 50 कभी नहीं। कभी नहीं आया। और मोरलेस कितनी रहती थी? स्टार्ट में मेरी 500 से स्टार्ट 500 से। 500 से स्टार्ट हुई। फिर मेरी एट दी एंड शायद से 100 के आसपास आती है और एक आध बार 70। ये आई थिंक नेचुरल प्रोग्रेशन है सोलापुर स्टूडेंट्स का। पर ये तभी होता है कि मतलब पैनिक मोड में जाने के बाद ही रैंक बढ़ना चाहिए। जब तक सब आराम आराम से चलता रहता है रैंक। पर मेरे हिसाब से इस बैच के लिए तो फायदे का नहीं है, पर जो नेक्स्ट बैच आएगी उसको शायद से वो 11th से 12th का फेज है ना, उसमें उन्होंने वो शायद से रिलैक्स होता है। वो टाइम में स्टार्ट में लोग आते हैं एकदम ऐसे एड्रेनलिन पढ़ना है, फिर बीच में काफी ढील छूट जाती है, फिर एंड में उठा लेते हैं। पर वो जो ऐसे डिसेलरेट होने से एक्सेलरेटेड होने में टाइम जाता है, वो शायद से इधर अब सोलापुर में शायद से वो जरा ज्यादा मैटर करता है क्योंकि एलन वगैरह में इतने सारे लोग होते हैं, तो बच्चे पहले से ही डर डर के पढ़ते होंगे। पर इधर लोग कम है तो फिर शायद से एकदम शांत सा माहौल हो जाता है। वो आई थिंक वो अभी मतलब हम कितना भी बोले हर बैच को, बट वो क्लैरिटी क्रिएट नहीं हो पाती कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, जो आई थिंक बड़े बड़े सिटीज में अपने आप क्रिएट हो जाती है। क्योंकि उधर लोग काफी ज्यादा होते हैं तो फिर अपने आप मतलब उधर क्वालिटी नहीं होती उधर। उनको मेरे हिसाब मेरे काफी दोस्तों ने खुद से ही पढ़ा है, मतलब डाउट सॉल्विंग नहीं हो पाती, इंटरेक्शन नहीं हो पाता, कुछ नहीं होता। हाँ, पर उधर डर रहता है ना कि 100 लोग ऐसा 100 लोग एक बैच में होते हैं और आप 4 बैच नीचे, तो मतलब उधर 10-15 बैच होते हैं, तो डर का माहौल रहता है उनमें बार बार, तो डर की वजह से वो पढ़ लेते हैं। इधर डर का माहौल है सर। हाँ, ये मतलब हमें पता है सोलापुर में रिजल्ट निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। हाँ मतलब इधर मतलब
शायद से इधर ऐसा जितना फोर्स करो उतना ही पढ़ रहे हैं, ऐसा है शायद। हाँ, और इधर इधर में वही मेन इश्यू है कि वो फोर्स हो नहीं पा रहा है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही लोग। और शायद से हमारे यहाँ 2 ही बैच है ना, चैंपियंस और चैंपियंस ऑफ चैंपियंस। तो जो एक बार वो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो सीओसी में बॉर्डर लाइन पे रहते हैं और उनको लगता है वो सीओसी में तो हो जाएगा, तो शायद से वो लोग काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि वो फर्स्ट बैच में। पर वो पहले 20 बच्चे ही होते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं, बाकी के तो अलग ही रिलैक्स। इवन मेरी बैच में मेरे हिसाब से काफी लोग थे जो मुझसे काफी ज्यादा पढ़ाई करते, पर उनके रिजल्ट इतने इम्प्रेसिव नहीं आ पाए। तो वो शायद से इसीलिए क्योंकि वो एग्जाम के वो उन्होंने पढ़ाई की पर रिलैक्स थे वो ज्यादा। नहीं, मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा रिजल्ट बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन में नहीं होते हैं। वो ऑब्वियसली पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से कर रहे हो और प्लस तुम अपने आप को कितना कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, वो सारे फैक्टर भी बहुत ज्यादा मैटर करते मतलब पेपर को डू और डाई की तरह ये नहीं करते थे कि हैं। वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उस टाइप का नहीं चाहिए, मतलब एकदम। हाँ, उस वजह से भी शायद से रिजल्ट का तो वही। और जो जो तूने पॉइंट आउट किया कि लास्ट टाइम पे कौन लोग अपना मतलब वीक पॉइंट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और उसको वर्क कर पा रहे हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर एंड पॉइंट पर रहता है। और जो मुझे मेजरली दिखा है सोलापुर में कि कौन लोग एंड तक लगे रहे, वो इम्पोर्टेंट होता अब है एंड तक था, मतलब वो ही था शायद से एक जो है। हाँ पूरा 2 साल थ्रू आउट पढ़ाई, वरना बाकी शायद से बाकियों ने एंड में पिकअप की पढ़ाई। हाँ, तो मतलब वही एंड तक लगे, जो भी तेरे बैच में भी रहा होगा कि जो भी लगे रहे थे उनका ठीक रिजल्ट अच्छी तरह आ जाता है। अदरवाइज जो लोग बीच में ही छोड़ देते हैं फिर। और जो एंड में छोड़ते हैं वो भी काफी, मतलब पढ़ते हैं दिसंबर तक पढ़ते हैं और एंड में आके वो छोड़ देते हैं पढ़ना। अब मेरी बैच में शायद से संकेत एक हो सकता है। संकेत वगैरह, हाँ, मतलब वही हर हर साल मतलब होता ही है कि एंड में आके लोग वो परसिवरेंस नहीं दिखा पाते हैं कि भाई अब इतना पढ़ लिया और थोड़ा पढ़ लेते हैं, अभी से कहाँ पता कि क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, अपना बेस्ट तो दे दो। और काफी लोग जेई से डर के सीईटी को स्विच कर देते हैं, वो भी वैसा ना करें क्योंकि जेई में कम मार्क आके भी अच्छा ही कॉलेज सीईटी से। हाँ, मतलब इस पॉइंट पे मैं डिस्कस करना चाहता कि तेरा मतलब आईसीटी तो ऑब्वियसली अच्छा कॉलेज है, बट फिर भी जो फर्स्ट ईयर था तेरे कॉलेज का, उसका सिलेबस कितना जेई वाला था और कितना नया था? काफी जेई वाला ही था, फिजिक्स जेई वाला था पूरा, ऑप्टिक्स था, फ्लूइड डायनामिक्स, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और फिजिकल पूरा जेई वाला। फिर मैथ्स शायद से इंटीग्रेशन वगैरह जरा हाँ, जेई के, वेक्टर इंटीग्रेशन आई थिंक हाँ उसमें आ जाता जस्ट है, जो ऊपर का अलग चैप्टर चीज रहता है। हाँ। था। और बाकी तो इंग्लिश वगैरह। हाँ, मैं ये भी काफी बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ कि रादर देन इतना सोच के कि रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट क्या आएगा, इस चीज पे फोकस करो कि कितनी नॉलेज गेन कर सकते हो। तो इवन हाँ, इफ किसी भी कॉलेज में पहुंचोगे फर्स्ट ईयर में, तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। फर्स्ट ईयर मतलब वो ऐसा स्प्रिंग बोर्ड की तरह एकदम ऐसे जंप हो जाता है, जंप हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर काफी फायदा। और मुझे ये भी काफी उधर जाके रियलाइज हुआ कि सोलापुर में बहुत ज्यादा बहुत टाइम बहुत था, टाइम। क्योंकि 3 घंटे बीटी था, उसके बाद कुछ नहीं। तो मतलब वो उधर जाके स्ट्राइक हुआ कि बहुत ज्यादा टाइम था। तो मतलब अगर ये सारे बच्चे सीरियसली पढ़ाई अभी भी 3 महीने में पढ़ेंगे तो सबका एडवांस हो जाएगा ऐसा, क्योंकि टाइम बहुत है। और ऐसा ऐसा इधर पड़ोसी भी नहीं है जो टॉप मार रहा है ऐसा, तो उतना टेंशन की बात नहीं है। तो वही है कि सोलापुर में काफी एडवांटेज है, ये बाद में पता चलता है। अब इनको भी ये जब खत्म होगा तब इन्हें पता चलेगा कि हाँ, वही जब एक चीज खत्म हो जाती है तभी बड़ी पिक्चर समझ में आती है कि ओ माय गॉड ये हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन किसी को पूछना है? ना, चलो तो थैंक यू शिवराज, और एंजॉय करो जब भी कॉलेज द्वारा पहुंचने का टाइम मिले। ओके, चलो, थैंक यू।
तो मैं सेशन यही क्लोज कर रहा हूँ। किसी को भी अगर कोई डाउट है मेरे से डायरेक्ट बात करनी है तो मैसेज डाल लो, अपन डायरेक्ट बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, चलो, थैंक यू भैया। थैंक यू सर।